उधर रूस ने अप्रैल में कच्चे तेल की बिक्री का एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जिससे साफ हो गया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों से रूस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे नए सिरे से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मौका मिल गया। समुद्र के रास्ते होने वाले कच्चे तेल के ट्रांसपोर्ट पर नजर रखने वाली एक एजेंसी ने इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। बताया गया कि 2022 में इस वक्त रूस के तेल का एक्सपोर्ट सबसे ऊंचे स्तर पर है। मतलब ये कि यूक्रेन पर आक्रमण से पहले वो जितना तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, अब उससे भी ज्यादा तेल विदेशों में भेज रहा है। ये सब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बावजूद है। ऊपर से कच्चे तेल की महंगाई ने रूस को और ज्यादा मालामाल कर दिया। तो वहीं अमेरिका का साथ देने के चक्कर में जापान ने बैठे बिठाए अपने लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। जापान के सामने बिजली और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह है रूस से कोयले का इंपोर्ट बंद करने का ऐलान। जापान लगातार यूक्रेन पर हमले के मामले में रूस के खिलाफ बोलता रहा है। जापान के एनर्जी सेक्टर का कुछ रूस की कंपनियों में बड़ा निवेश है। रूस का विरोध करने के बावजूद जापान ने अपना निवेश बनाए रखने का फैसला किया, लेकिन कोयले का इंपोर्ट बंद करने का फैसला ले लिया। इसके अलावा भी कुछ कड़े प्रतिबंधों का ऐलान जापान की तरफ से किया गया। अब जापान को डर सता रहा है कि रूस पलटवार करते हुए नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जापान की मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। जापान के पास नेचुरल गैस का कोई बहुत बड़ा भंडार नहीं है। जापान के पास केवल 3 हफ्ते की नेचुरल गैस को रखने की ही क्षमता है। इसलिए जापान की सरकार ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि अपना स्टॉक जितना जमा कर सकते हो अभी कर लें, क्योंकि अभी तक जापान को गैस की सप्लाई बंद नहीं हुई है। इसलिए अभी रिजर्व को पूरी तरह भरने का मौका है। दूसरा आदेश यह दिया गया है कि अगर रिजर्व के भरने के बाद भी गैस बचे तो उसे एक्सपोर्ट करने की गलती ना करें, बल्कि जापान की ही दूसरी कंपनियों को नेचुरल गैस की सप्लाई कर दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रिजर्व में रखा जा सके। हालांकि जापान के लिए परेशानी यह भी है कि वहां पर नेचुरल गैस का कुछ इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी होता है। मतलब अगर गैस की सप्लाई ठप होती है तो बिजली के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। उधर ब्रिटेन के रहने वाले यूक्रेन के एक सैनिक ने रूस की फौज के सामने सरेंडर कर दिया और उसने ऐसा करने के पीछे अपनी मजबूरी भी बताई। बताया गया कि एडन असलिन नाम का ये जवान 2018 में यूक्रेन गया था और खबर है कि वो वहां पहुंचा तो था अपने प्यार के लिए, उस लड़की के लिए जो निकोलेव की रहने वाली थी। लेकिन वहां पहुंचकर एडन असलिन यूक्रेन की सेना में भर्ती हो गया था। बताया गया कि उसे यूक्रेन की फौज में शामिल हुए सितंबर में 4 साल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एडन ने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। एडन असलिन ने बताया कि मारियोपोल को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन की फौज ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन अब ना उसके पास खाना बचा है और ना गोला बारूद। उसने सरेंडर करने को अपनी मजबूरी बताया। Russian forces have continued to target the civilian areas where we're not located. माना जा रहा है कि ये सरेंडर मारियोपोल में रूस के ड्रोन से केमिकल हथियार गिराने की खबर के बाद हुआ। बताया गया कि जब एडन असलिन अपने देश को रूस के कब्जे से बचाने के लिए जंग के मैदान में उतरा, उन्हीं दिनों में उसे अपनी शादी रचानी थी। एडन असलिन इससे पहले सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ लड़ चुका है। बताया जा रहा है कि मारियोपोल में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब तक वहां करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है और सड़कों पर शव जहां तहां पड़े हैं। तो वहीं यूरोप के देश लिथुआनिया की प्रधानमंत्री ने जंग से तबाह यूक्रेन के बोरोद्यांका का दौरा किया। ये वो इलाका है जहां रूस की सेना पर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगा था। और इसी के बाद लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इंद्रिदा शिमोनीते वहां पहुंची। इस दौरान उन्होंने खंडहर में बदल चुके कई इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे में उन्हें चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान बिखरे दिखे। दावा है कि रूसी मिसाइलों के हमले में ये इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं, जबकि जो इमारतें बच गईं वो भी लोगों के रहने लायक नहीं बची। हालांकि इतना सब होने के बावजूद यूक्रेन ने हिम्मत नहीं हारी और यूक्रेन की सेना अपने लोगों की मदद में जुटी नजर आई। वहां मलबे के ढेर में जिंदगियों को तलाशने का काम अब भी जारी है, मगर लिथुआनिया की प्रधानमंत्री यूक्रेन में ये तबाही देखकर दुखी नजर आई। And I was witnessing only a small part of evidence of the crimes against humanity. उधर नेटो ने रूस की घेरेबंदी पुख्ता करने के लिए तैयारी तेज कर दी और इस बार उसने यूरोप के अपने सदस्य देश नॉर्थ मैसेडोनिया में ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। नॉर्थ मैसेडोनिया यूक्रेन के दक्षिण में है। रूस के यूक्रेन से जंग छेड़ने की शुरुआत से ही नेटो अपने पूर्वी हिस्से में तगड़ा इंतजाम कर रहा है और उसी कड़ी में उसने नॉर्थ मैसेडोनिया में रूस से निपटने की अपनी ताकत आजमाई, जिसके सामने आए वीडियो में सेना की तेज रफ्तार बख्तरबंद गाड़ियां जवानों को युद्ध अभ्यास की जगह पर ले जाती दिखी। गाड़ियों के पहिए जैसे थमे, उनमें सवार सैनिकों ने एक पल भी जाया किए बिना दौड़कर तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद तो जवानों ने अपने निशानों को ऐसे छलनी किया कि गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे इलाके में गूंज उठी।
और तुर्की का बायरक्तार ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना मशहूर हो गया कि इस पर एक गाना बना दिया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं। यूक्रेन के एक शख्स ने इस गाने को यूट्यूब पर डाला था, जिसके बाद इसे पसंद करने वालों की तादाद लाखों में पहुंच गई। बायरक्तार गाने में यूक्रेन की फौज के हमलों को दिखाया गया है। जंग की शुरुआत से बायरक्तार ड्रोन ने रूसी सेना को कैसे नुकसान पहुंचाया, उसी पर गाना बना है। यही वजह है कि वहां के लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ये ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना खास है कि एक सैनिक ने अपने कुत्ते का नाम ही बायरक्तार रख दिया। यही नहीं, कीव के एक चिड़ियाघर में जब एक लीमर का जन्म हुआ तो उसका नाम भी ड्रोन के नाम पर रख दिया गया। वहीं खबर है कि यूक्रेन में जंग लड़ने के दौरान बड़ी तादाद में रूसी सेना के अधिकारी मारे गए। दावा किया गया कि युद्ध में जान गंवाने वाले हर 5 रूसी सैनिकों में एक अधिकारी हैं। और यही वजह रही कि रूस को बार बार जंग की रणनीति में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि युद्ध में डटी रूसी टुकड़ियों के कई अधिकारियों को यूक्रेन ने निशाना बना लिया। इसके बाद रूसी सैनिकों का न कोई सुनने वाला रहा और न ही उन्हें कोई सही आदेश देने वाला ही बचा। नौबत यहां तक आ गई कि कई दिनों तक राजधानी कीव को घेरे रखने के बाद भी रूसी सेना को पीछे हटना पड़ गया, जिसकी बड़ी वजह बताई गई रूसी सेना में अधिकारियों की भारी कमी। पुतिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ जहां युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके एक एक करके टॉप कमांडर इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां सेना को आदेश देने के लिए कोई कमांडर ही नहीं है, क्योंकि दावा है कि जंग में जीत हासिल करने की रूसी सैनिकों की रणनीति फेल हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक उसके करीब 1200 सैनिक मारे जा चुके हैं और मरने वालों में 20% सेना के बड़े अधिकारी हैं। मतलब ये कि हर 5 में एक बड़ा अधिकारी। इनमें 7 जनरल और 9 कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना की अगुवाई कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस युद्ध में मारे गए रूसी अधिकारियों में 31 मेजर और 155 कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी हैं। बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को खोने की वजह से पुतिन की सेना को अचानक युद्ध की रणनीति में बदलाव करना पड़ा। इस बीच यूक्रेन में रेप के आरोपों में घिरे रूसी जवानों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। यूक्रेन में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि रूसी सैनिक जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करते हैं और जिसका खमियाजा वहां की महिलाओं और लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। दावा तो यहां तक किया गया कि बच्चों और परिवार के सामने ही सैनिक रेप करते हैं। यूक्रेन में बढ़ रहे ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए वहां के मानवाधिकार समूह ने एक हेल्पलाइन भी जारी की और दावा है कि काफी लोगों ने रूसी सैनिकों की इस पर शिकायत की। We have 9 cases of rape by Russian soldiers in the temporarily occupied towns and villages. तो उधर यूरोपियन जूनियर कार्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाला 15 साल का रूसी खिलाड़ी अर्चोम सेवरियुखिन नाजी सलामी देने पर गिर गया। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर पाबंदी लगी है, इसलिए रूस का यह खिलाड़ी इटली की तरफ से इस चैंपियनशिप में मैदान में उतरा, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद वो विवादों में फंस गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिखा कि इनाम लेने के लिए जैसे ही वो पोडियम पर चढ़ा, उसने नाजी सलामी देकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद वो ठहाके लगाकर हंस पड़ा। ये देख उसके साथ खड़े दूसरे खिलाड़ी भी हैरान रह गए। हालांकि अर्चोम सेवरियुखिन की ये सलामी उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि इसके बाद उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी। उधर इस प्रतियोगिता को आयोजित करने वाली संस्था FIA यानी इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन ने इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही।